हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एटीज। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी हमने स्टार्ट की है, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 लेकर आ चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ एक बार जाकर देखिए, ताकि आप इस चैप्टर से काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आए, वैसे तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में भी पढ़ा था हमने, बहुत सारी बातें हमने करी थी। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा डिज़ाइन है वो कैसे हुआ। ठीक है, क्या क्या जर्नी रही, समझ में आया? तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। देखिए, पहले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि जो इलेक्ट होकर आ गए हैं अब वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। ठीक है, उन जो हमारे रूलर्स हैं, जिन्हें हमें इलेक्ट करके भेजा है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, ठीक है, उनकी हमारे ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, दे आर आंसरेबल टू अस। हम जो उन्हें इलेक्ट करके भेज रहे हैं, हम जो उन्हें वोट कर रहे हैं, हम उन्हें जिता रहे हैं, हम अपना रूलर बना रहे हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं हमारे रिगार्डिंग जो है कि एक तरीके से वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उनकी। ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट हो गए हैं तो जीत गए हैं, उसके बाद कुछ नहीं होगा, जो वो कुछ भी कर सकते हैं। देर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट आर सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में हैं, आप स्कूल में ऐसा तो नहीं है ना कि जब मर्जी आ सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं। ठीक है, जब मर्जी आप खा सकते हैं, जब मर्जी आप सो सकते हैं, आपके कोई रूल नहीं है, आपको टीचर आ रही है नहीं आ रही है। अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो वो स्कूल ही नहीं है पहली बात तो अपना एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है। क्लास में आपने देखा होगा ना कि हम एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करेंगे कि कोई बच्चा एक साथ नहीं बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। तो ये सब क्या है, एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होता है ना, क्लासरूम रूल्स आपने सुना हो। तो ये सब क्या है, हमारी कंट्री में भी है। हमारी कंट्री को आप एक क्लासरूम की तरह अगर इमेजिन करके पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ईजी आपको लगेगा। इसी देखिए, हर चीज़ को एक अपने छोटी, किसी भी एक बड़ी चीज़ को एक छोटी चीज़ से रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो उतनी ही आसानी होगी पढ़ने में और समझने में, तो और ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो क्या है कि अगर बेसिक रूल बनाए गए हैं तो वो बेसिक रूल आप स्टूडेंट है तो आप पे भी लागू होंगे और आपके टीचर है तो उन पे भी लागू होंगे। ऐसा नहीं है टीचर जब मर्जी आ रही है, जब मर्जी जा रही है। तो एक सेट ऑफ रूल टीचर के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है। अब सेम इसको हम अप्लाई करके देखें, हमारे जो रूलर्स हैं उन पे भी ये रूल फॉलो होता है और जो हम सिटीजन्स हैं उन पे भी रूल्स फॉलो होते हैं। ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास राइट्स है। तो हम ये भी नहीं है कि हम किसी का खून कर दें, हम किसी को डोमिनेट करें। अगर हम मेजॉरिटी में तो हम माइनॉरिटी को डोमिनेट करें, ऐसा नहीं है। एज द ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन सारे रूल्स को अगर मिला के कुछ बनता है तो वो बनता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। As the supreme law of the country, the constitution determines the rights of the citizens as and powers of the government and how the government should function. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या बताता है, सिटीजन्स के राइट्स को बताता है, ठीक है, पावर्स को बताता है, जो रूल कर रही है उसकी शक्तियों को बताता है, और उन पावर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, उनको फंक्शन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें आता है, अब इसमें पहला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो देखिए, सबसे पहले जो ये इसमें साउथ अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका की जो हिस्ट्री है बेसिकली वो इसमें बताई गई है कि जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे डेमोक्रेटाइज हुआ, कैसे कैसे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों आई हम साउथ अफ्रीका में। तो इसमें एक नेल्सन मंडेला के बारे में बताया हुआ है। जैसे इसमें
जैसे जो नेल्सन मंडेला थे, देखिए मैं इसको अगर शॉर्ट में समझाऊँ तो वहाँ पे थोड़ा ब्लैक एंड वाइट का पहले वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। तो अब इस चैप्टर में ये इस टॉपिक में यही बताया हुआ है, आई फॉट फॉर द अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. In an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. देखिए ये किसने कहा गया, ये किसने कहा है ये? दिस वॉज नेल्सन मंडेला. Being tried to the treason by white South African government, he and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. देखिए वहाँ पे साउथ अफ्रीका में एक अपार्टाइड रिजाइम थी वहाँ पे. देखिए अपार्टाइड रिजाइम का मतलब क्या होता है? देखिए इस टर्म का मीनिंग पहले आप समझ लीजिए, तभी आपको आगे कुछ समझ में आएगा. ठीक है, अब इसको हम अपार्टाइड बोलते हैं. इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि वहाँ पे जो है एक डिस्क्रिमिनेशन होता था. किसके बीच में? काले और गोरे के बीच में. कि जो ये काला है तो इसको इसके राइट्स नहीं होंगे, ठीक है, इसके साथ भेदभाव किया जाएगा, इसको अच्छे से जीने का राइट नहीं है, वोटिंग का राइट नहीं है. तो ये सब क्या है? ये किसके साथ भेदभाव किया जाता था? जो ब्लैक लोग होते थे. और ये कौन करता था? जो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी वो करती थी. और जब इन्होंने नेल्सन मंडेला ने इस रूल को मानने से मना कर दिया तो इन्हें और इनके 7 लीडर्स को जेल हो गई. लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली इन्हें 1964 में. क्यों मिली थी? इन्होंने इसको मानने से मना कर दिया था और इन्होंने अगले 28 साल जेल में ही बिताए थे. ठीक है, अब आता है हमारा स्ट्रगल अगेंस्ट एपेटाइड. देखिए एपेटाइड का इसमें यही बताया गया कि इट वॉज अ नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. आपने सुना हो ना, हम रेस के बेसिस पे भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था वहाँ पे. अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में अभी मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ पे काले और गोरे के बीच में भेदभाव किया जाता था. कौन करता था? वाइट लोग करते थे. किस पे? ब्लैक लोगों पे. द वाइट यूरोपियन इम्पोज अ सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. ड्यूरिंग द 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, large number of whites had settled in South Africa and become the local rulers. जो देखिए वहाँ पे क्या होता था? बहुत सारे जो वाइट लोग थे वो सेटल हो गए थे साउथ अफ्रीका में और वो वहाँ पे क्या बन गए थे? लोकल रूलर्स बन गए थे. द सिस्टम ऑफ एपेटाइड डिवाइडेड द पीपल and labeled them on the basis of their skin color. The native people of the South Africa are black in color. They made up about the 3/4 of the population were called blacks. देखिए वहाँ की जो ये जो रूलर्स थे वहाँ के, उन्होंने लोगों को ब्लैक और वाइट दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था. ठीक है, अब 2 कैटेगरी में लोग डिवाइड हो गए, लेकिन जो वहाँ पे ब्लैक लोग थे वो कितने थे? 3/4 इनकी पॉपुलेशन थी ब्लैक लोगों की. Besides these two groups, there were people of mixed races. उन्होंने तो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, लेकिन अब एक तीसरा ग्रुप भी यहाँ पे इवॉल्व हुआ, जैसे उसको बोलते हैं मिक्स्ड रेस, हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया. देखिए जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में क्या है? मिक्स्ड रेस के लोग रहते हैं. ठीक है, वो लोग ना ज़्यादा काले होते हैं ना ज़्यादा गोरे होते हैं, कहते हैं ना विटिश कलर होता है, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेस. तो अब ये जो मिक्स्ड रेस थे ये कौन लोग थे? ये इंडिया के ही लोग थे जो माइग्रेट होकर, जो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जो चले जाते हैं उसको माइग्रेट बोलते हैं. तो वहाँ चले गए थे ये लोग. द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स. द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स. मैंने अभी आपको बताया कि जो वहाँ के वो जो वाइट रूलर्स थे, वो जितने लोग वाइट नहीं थे उनको क्या बोला गया? इन्फीरियर. ठीक है, और जितने भी नॉन वाइट लोग थे उन्हें क्या था? वोटिंग का राइट नहीं था. द एपेटाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स. दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज. दे कुड
वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट। देखो जैसे मैंने आपको बताया, अगर उनके पास परमिशन है तो ही वो वाइट लोगों के एरिया में काम कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, सिनेमा, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक। देखिए सब कुछ क्या था, काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग था। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज। वो लोग क्या कर सकते, वो लोग चर्च भी नहीं जा सकते थे। वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड, जहाँ पे वाइट लोग पूजा करते थे ना, जहाँ पे वो चर्च में जाते थे, वहाँ पे ब्लैक लोग नहीं जा सकते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फ्रॉम एसोसिएशन, जो ब्लैक लोग थे वो एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। जब प्रोटेस्ट में धरने पे बैठना होता है ना, जैसे वो नहीं कर सकते थे। अब सिंस 1950 द ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द एपार्थाइड सिस्टम। अब उसके बाद क्या हुआ 1950 में कि ब्लैक लोगों ने और जो कलर्ड लोग थे ना, उन्होंने एक साथ मिलकर इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। उन्होंने क्या लॉन्च किया, मार्चेस लॉन्च करे, स्ट्राइक्स करी, ठीक है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। अब वहाँ पे क्या बनाई गई, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसको हम बोलते हैं ANC। उन्होंने इसके एक तरीके की वहाँ पे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स, इसमें बहुत सारे वर्कर यूनियन थे और कम्युनिस्ट पार्टी थी। सेवरल कंट्रीज अनाउंस एपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट, ठीक है। बहुत सारी कंट्री ने क्या करा, एपार्थाइड सिस्टम को गलत साबित करा। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन फिर भी जो वाइट लोग थे, वाइट जो रूलर थे, उन्होंने क्या करा, बहुत सारे लोगों को मारा, उन्हें टॉर्चर करा, ठीक है। उन्होंने बंदी बना लिया जितने भी ब्लैक और कलर्ड पीपल थे। अब आता है हमारा टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सीधी सी बात है, अब इतना सब हो गया है तो कहीं ना कहीं अब हमें क्या हुआ, अब उन्हें क्या लगा कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत है। एज द प्रोटेस्ट एंड द स्ट्रगल्स अगेंस्ट एपार्थाइड हैड इंक्रीज, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन, ठीक है। द वाइट रिजाइम चेंज इज पॉलिसी, जो वाइट लोग थे, वाइट रिजाइम थी जो वहाँ पे, उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करी, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, जो भेदभाव जिससे हो रहा था लॉ कानूनों से, वो क्या करे गए, रिपील करे गए, ठीक है। बैन हो गए पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। अब 28 साल मैंने अभी बताया ना सर, 28 ईयर्स तक के इम्प्रिजनमेंट था नेल्सन मंडेला को, ठीक है। उन्हें क्या करा, जेल से बाहर लाया गया 28 साल बाद, ठीक है। जेल एज अ फ्री मैन, उन्हें क्या बोला गया, फ्री मैन। अब 26 अप्रैल 1994 को देखिए, 26 अप्रैल 1994 द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड, मार्किंग द न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब देखिए 26 तारीख को वहाँ पे क्या बोला किया गया कि वहाँ पे नेशनल फ्लैग फहराया गया। अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड मेकिंग द न्यू बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब वहाँ पे क्या हुई, एक नई डेमोक्रेसी का जन्म हुआ वहाँ पर। द एपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, जो एपार्थाइड गवर्नमेंट थी, जो भेदभाव करती थी, वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। पेविंग द वे द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशल गवर्नमेंट। अब वहाँ पे क्या सिस्टम, कौन सी गवर्नमेंट आ गई है, मल्टी रेशल सिस्टम। पहले कौन सी गवर्नमेंट थी, वाइट गवर्नमेंट थी, एपार्थाइड गवर्नमेंट थी। अब कौन सी आ गई है, मल्टी रेशल गवर्नमेंट आ गई है। अब आते हैं हमारा जैसे द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेट द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने क्या कहा गया, अब हम क्या करेंगे, एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या था, आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन। अब देखिए ये कोई चीज़ ना बातों में नहीं होती है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन आज कहा और कल बन गया, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो वहाँ पे दो साल तो डिस्कशन में लगे, डिबेट में लगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, जिसमें क्या होता है, जो द कॉन्स्टिट्यूशन गेव इट्स सिटीजन्स मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, ठीक है। जो हमारे सिटीज़न हैं उनको क्या दिया जाए, उनके अधिकार दिए जाएँ। सर्च फॉर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स
नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को भी इस चीज़ से बाहर ना रखा जाए, ठीक है। अब आते हैं इसमें हमारा, they agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble to the South African Constitution sums up this spirit, ठीक है। अब जो प्रेम्बल था अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सब कुछ बताया गया। अब आता है हमारा द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इतना अच्छा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपना क्रिएट करा कि पूरी दुनिया को उन्होंने इंस्पायर करा, ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने। A state denounced an entire world till 1994, the most undemocratic one, is now seen as a model of the democracy। देखिए कितनी अच्छी बात बोली गई है। अब जो 1994 तक जहाँ पे इतनी ज़्यादा, ठीक है, लोगों को बंदी बनाया जा रहा था, मारा जा रहा था, अब आज 1994 के बाद क्या हो गया, एक जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में सामने आया, जिसको क्या कहा गया, मॉडल ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। What made the change possible was the determination of the people of the South Africa to work together। देखिए ये सब चीज़ें पॉसिबल तभी होती हैं जब हम एक साथ आते हैं। जो वहाँ साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो एक साथ आए, ठीक है, पूरा सब कुछ ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने, फाइन। तो इतनी मेहनत के बाद ही इतना उन्हें रिजल्ट मिला। अब आता है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे इसमें बताया था साउथ अफ्रीकन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो इसमें साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत अच्छा ये एग्जांपल से हम समझ पाए हैं कि हमें ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमने साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देखा ना, वहाँ पे एपेटाइट सिस्टम था, तो वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था, उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, ठीक है, उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, जैसे नेल्सन मंडेला को मिला था। तो ये सब चीज़ें ना हो, इन्हीं वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे व्हाट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स, ठीक है। जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड हो रहा है, ठीक है, वो सब क्या है, एक साथ रहें, ठीक है, सबको इक्वली राइट मिले। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी देम टू ट्रस्ट ईच अदर, ठीक है, कुछ भी आसान नहीं होता है। देखिए तो हमें सबको पता है कि जब भी हमें कुछ नया हम चीज़ ट्राई करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। आप भी नई क्लास में आते हो तो ये नया, देखिए नया चैप्टर है, ठीक है, नई नई किताबें हैं, बहुत सारी ऐसे टर्म्स हैं जो नहीं समझ में आती हैं। फिर भी आपको कोई भी ऐसा डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है और क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब आते हैं द वाइट मिनॉरिटी वॉज टेकन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टी एग्रीड टू द कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। अब बहुत टाइम के बाद दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ पे आ गई, ठीक है। जो वाइट लोग थे उन्होंने एग्री कर लिया टू द प्रिंसिपल ऑफ द मेजॉरिटी रूल एंड दैट ऑफ 1 पर्सन ऑफ 1 वोट। जैसे आपको याद हो पिछले चैप्टर में एक टर्म आई थी, वहाँ पे 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट, ठीक है, मतलब एक इंसान का एक वोट और उसकी एक ही वैल्यू काउंट की जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हुआ कि एक पर्सन का एक वोट करने का राइट मिला सबको। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स, सबके बेसिक राइट को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, सबकी सहमति हुई वहाँ पे। फॉर द पुअर एंड द वर्कर, जो गरीब लोग थे और जो वर्कर लोग थे, और जो ब्लैक थे, द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। दे एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट मिनॉरिटी। दिस कॉम्प्रोमाइज़ वॉज नॉट ईजी, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया कि इतना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना ईजी नहीं था। अब आता है इसमें फाइनली दीज रूल डिसाइड द राइट ऑफ द सिटीजन। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ विनर कैन नॉट चेंज दैम वेरी इजीली। This is what the South Africans did. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these. This set of basic rules is called a constitution. देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ एक क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जहाँ पे सबको एग्री करना पड़ता है। ऐसा नहीं है ना कि आप क्लास में 40 बच्चे हैं या कितने भी 30 बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं, तो उसमें से 10 बच्चों के लिए रूल अलग बने, 10 बच्चों के लिए रूल अलग बने, बाकी बच्चों के लिए रूल अलग बनेगा।
ऐसा नहीं होता। सभी के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं एक कंडीशंस रखी होती हैं कि वहाँ पे जाके क्या होता है, सबको ही एट द एंड उस पर एग्री करना होता है। तो अगर सब एग्री करते हैं और सब इसको इसका एक प्रॉपर सेट बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू द साउथ अफ्रीका, एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक यूनिक चीज़ किसके लिए, साउथ अफ्रीका के लिए है, नहीं। इवन बहुत सारी कंट्रीज़ का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारी देखिए बहुत सारी कंट्री है और हर जगह बहुत तरीके के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी इतनी है हमारे वर्ल्ड में। द रिलेशनशिप में not have been as bad as between the whites and the blacks in South Africa, but all over the world have differences of opinion and interest. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. This applies not just to governments. Any association needs to have its constitution. It could have been the club in your area, a cooperative society, ठीक है, और a political party. They all need a constitution. देखिए मैंने भी जैसे आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री पे ही इम्प्लीमेंट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक फैमिली में रहते हैं, वहाँ भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है, ठीक है, कि हम कोई किसी का खून नहीं कर देगा लड़ाई में। तो ये सब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह अप्लाई होता है। थस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटर्न रूल्स। ये क्या है, जो यहाँ पे क्या होते हैं, रिटर्न रूल होते हैं। ये नहीं कि बोल के बताया गया है, सब एक दूसरे कान में आके कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, नहीं। ये एक रिटर्न रूल्स लिखे हुए हैं दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। जितने भी लोग एक कंट्री में रहते हैं उन सबको एक्सेप्ट करना ही होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम लॉ। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सुप्रीम लॉ है, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है। कहते हैं ना, ये हम सुप्रीम हैं तो हमारे ऊपर कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में एक सुप्रीम लॉ है, ये इस कानून के ऊपर कोई कानून नहीं बनेगा। दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी कॉल्ड सिटीजन, ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। अब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग। अब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे काम करता है। अब एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरीके का ना ट्रस्ट बिल्डअप करता है। जैसे बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो हमें पता है कि एक कम्युनिटी में 10 लोग रहते हैं, तो हमें पता है कि हम वी पीपल आर सेफ, फाइन, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ऐसा कानून है कि हमें कोई किसी तरीके की हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, हमें एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, हमें मारा नहीं जाएगा, हमें इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या है, एक तरीके की क्या मिलता है हमें एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, ठीक है, हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाता है। अब आता है दूसरा, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगी, ये सब कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है, ठीक है। जैसे इलेक्शन होगा, हम वोट करेंगे, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बनकर आएगी, तो ये सब कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, लिमिट बताता है और पावर बताता है गवर्नमेंट की, एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर, और सिटीजन्स के राइट्स बताता है। चौथा है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। एक अच्छा समाज की स्थापना कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, नहीं मान लो 10 कंट्रीज़ हैं, तो 10 कंट्री के पास अपना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब बट ऑल कंट्रीज दैट आर ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। लेकिन ये ऐसा नहीं है अब इन 10 कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये सारी 10 की 10 कंट्री क्या बन जाएंगी, डेमोक्रेटिक, नहीं। लेकिन जितनी भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 कंट्री हैं, ये डेमोक्रेटिक है, अब इनके पास क्या होगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होगा। समझ में आया आपको।
अगर 10 कंट्री हैं वो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब नहीं है वो डेमोक्रेटिक होंगी, लेकिन अगर 10 कंट्री डेमोक्रेटिक हैं तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा, will have constitution. After the war of the independence, after Great Britain, the America gave themselves a constitution. After the revolution, the French people approved a democratic constitution. Since then, it has become the practice in all democracies to have a written constitution. देखिए जो रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बाद से ही सबने क्या अडॉप्ट कर लिया था, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एक्चुअली चैप्टर बहुत लंबा है। अभी इसके 2 पॉइंट और है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 1 पॉइंट इसमें और है। तो इस चैप्टर को ना अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के 2 पार्ट लेके आएंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल देन। आप जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी क्वेरीज़ हैं, वो अपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है अभी जो बिगिनर है उनके लिए। तो थैंक यू सो मच।